हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी कि आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें सबसे पहले आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मतलब पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। सपोज़ हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम उस पर रेडिएशन डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आईआर यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईआर रेडिएशंस यूज़ करेंगे। मैंने सपोज़ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में आईआर रेडिएशंस इम्पार्ट कर दी। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ये रेडिएशन ये एब्जॉर्ब की जाएंगी तो उसमें जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस की मदद से हम जो उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। राइट, आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर इसलिए क्योंकि लाइट यानी कि जो रेडिएशन है वो आईआर की यूज़ करी, ये एब्जॉर्ब करा मॉलिक्यूल ने आईआर को, और फिर जो उसमें चेंजेस आए उसके बेसिस पे हम उसका क्या डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, यानी कि आईआर का क्या होता है प्रिंसिपल। What is the principle of IR absorption spectroscopy? और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और जितना मिनिमम पॉइंट्स हो सकता है उसमें उसे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे ही कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आईआर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो हमारा ग्राउंड या फिर लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से हायर वाइब्रेशनल स्टेट की तरफ वो कंपाउंड एक्साइट कर जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है ना, तो उस पर हमने आईआर डाली, उसने आईआर एब्जॉर्ब करी, तो वो जो है मॉलिक्यूल वो अपने लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, हर वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में, जैसे ये हमारी एक वाइब्रेशनल स्टेट है, हर वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, R1, R2 और R3। ये क्या है हमारे रोटेशनल लेवल्स। हर वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में कुछ रोटेशनल लेवल्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को और क्या नाम दे सकते हैं, या फिर आईआर स्पेक्ट्रा को और क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आईआर एब्जॉर्ब करे। कुछ आईआर एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स और कुछ क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसने एब्जॉर्ब करा आईआर को और कौन वाइब्रेट हुआ, तो वो क्या हो जाएंगे, आईआर एक्टिव। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि हर मॉलिक्यूल आईआर एब्जॉर्ब करे, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब करें कुछ ना करें। अब वो हम किसके बेसिस पे उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि वो आईआर एक्टिव हो सकते हैं और आईआर इनएक्टिव हो सकते हैं। अब आईआर एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखते हैं। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका चेंज इन डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि उनमें डाइपोल मोमेंट का कुछ चेंज होना चाहिए। सपोज़ कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तो इसमें हम पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू, है ना, ये क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा। कब होगा, जब हम इस पर आईआर इम्पार्ट कराएं, है ना।
तो यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या हो जाएगा, एक IR एक्टिव ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, IR एक्टिव ग्रुप, राइट। ऐसे ही सिमिलरली NH बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, OH बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यही सारे क्या हो जाएंगे, IR एक्टिव ग्रुप। अब हमारी बात आती है IR इनएक्टिव कंपाउंड्स की, है ना। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल CC bonds in alkenes, या फिर CH बॉन्ड, है ना। CC बॉन्ड, जैसे CC बॉन्ड सपोज मैं एल्कीन ले लूँ, क्या है ये, एक इथीन, तो यहाँ पे जो CC बॉन्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव, ओके। अब हम तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे, किसके, IR के। और हम इसमें एक स्टार्टिंग में भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी IR होती है वो मेनली 3 रीजन्स में लाई करती है, यानी कि एक होती है नियर IR, एक होती है मिड IR और एक होती है फार IR रीजन, यानी कि हमारे 3 रीजन्स होते हैं। जो हमारा IR रीजन होता है वो होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और जो हमारा नियर IR है वो होता है 12,500 से लेके 4000 तक, और फार IR है 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स, ये सब किस में, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आप स्टार्टिंग में बता सकते हैं कि IR 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, इसके प्रिंसिपल के बाद, कि IR में मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक्साइट कराया था, ठीक है, ये कैसे कैसे वाइब्रेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि मेनली यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखे जाते हैं। एक होती है स्ट्रेचिंग यानी कि खींचना, एलास्ट करना, ठीक है, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा 12th में इलास्टिसिटी में स्ट्रेचिंग। और दूसरा होता है हमारा बेंडिंग, ठीक है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। जो स्ट्रेचिंग है वो भी हमारा 2 टाइप्स में कैटेगराइज हो सकता है, जैसे कि पहला होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसमें क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 एटम्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब या तो इसे हम दोनों तरफ से और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, या फिर हम इन्हें दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि या तो इस बॉन्ड को हम एलास्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम इसे और छोटा कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ ही हम इसमें स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, राइट, दोनों तरफ ही हम इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। या फिर हम दोनों ही तरफ क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों ही तरफ बॉन्ड लेंथ कम कर रहे हो, यहाँ भी कम यहाँ भी कम, तो दोनों तरफ ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल, ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। पर असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल है वो एक साइड से तो एलास्ट हो रहा होगा और दूसरी साइड से क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब हम नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग हमारी मेनली 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। और बेंडिंग में ना हम ट्रायटॉमिक
या हायर देन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। किसकी? यानी कि जिसमें 3 एटम्स हों या फिर 3 से ज़्यादा एटम्स हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम बेंडिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मैंने बताया कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की बेंडिंग होती है। पहली होती है सिजरिंग, कैंची चलाना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सिजरिंग। फिर है रॉकिंग, ध्यान दीजिएगा। फिर है वैगिंग और लास्ट है हमारा ट्विस्टिंग। ठीक है, सिजरिंग क्या? कैंची चलाना। कैसी? सपोज ये मैंने सब में ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लिया है ताकि आपको इजीली ये सब समझ आ जाए। ठीक है, अब ये जो सिजरिंग और रॉकिंग है ना, इनमें से ये इन प्लेन में होती हैं। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। क्या है ये? इन प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में होती हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। जबकि ये बाकी की दो वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, तो ये क्या है? आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, बेंडिंग, बीवी मतलब बेंडिंग वाइब्रेशन। अब देख लीजिए, सिजरिंग में क्या होता है कि हम अपोजिट ऐसे कैंची ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे उसके जो अपोजिट एंड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो यानी कि उसका जो एक एटम है वो दूसरे एटम की तरफ आता है, यानी कि 2 एटम्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, रॉकिंग में क्या होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब वैगिंग और ट्विस्टिंग क्या है? दोनों ही क्या है? आउट ऑफ प्लेन। ये दोनों तो सेम प्लेन में हो रहे थे। अब ये इसमें क्या होता है? ट्विस्टिंग में एक ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा नीचे की तरफ, यानी कि 1 एटम मूव टूवर्ड्स अपवर्ड्स, या फिर ये कह सकते हैं 1 एटम मूव्स बिलो एंड अदर मूव्स अवे अप, है ना, यानी कि दोनों ऊपर नीचे, ट्विस्ट जैसे जिसे हम कहते हैं। और वैगिंग का मतलब होता है दोनों सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों एटम्स बिलो या फिर दोनों एटम्स अबव। ठीक है, तो ये हमारे क्या पढ़ लिए हमने? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हम निकालते कैसे हैं कि नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल्स और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है दोनों का। ठीक है, कैसे? सपोज लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे 3 एटम है और तीनों एक ही लाइन में है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक लीनियर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल CO2 तो हमारा बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है लीनियर मॉलिक्यूल का, है ना। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 3n-5, जहाँ पे n क्या है? हमारा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और यहाँ पे सेम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो ऐसे बेंड हो, जैसे कि ज़रूरी नहीं बेंड हो, जो भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ना, जैसे वाटर हमारा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-6, एन यहाँ पे भी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सपोज मैं CO2 के लिए कैलकुलेट करूँ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो देखिए कितने एटम्स हैं? 1 2 3, 3 एटम्स हैं, तो 3 × 3 - 5, तो ये क्या हो गया? 9 - 5 क्या हो गया? 4। तो CO2 के कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है? 4। सिमिलरली H2O के केस में कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ जाएंगे। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ हमें
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। किसके बारे में? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, किसकी? किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय यू। ये जो यू है ये यहाँ पे क्या है? हमारा रिड्यूस्ड मास। क्या है ये? रिड्यूस्ड मास। और के हमारा यहाँ क्या है? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फोर्स कांस्टेंट का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसकी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है फोर्स कांस्टेंट। कि क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। और किसके बारे में बताता है? वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे कि C∪C है तो ऑफकोर्स इसे तोड़ना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू C∪C। तो C∪C का क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए उसकी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू C∪C, ठीक है। उसके बाद जो U था जो मैंने लिखा था पीछे की, वो क्या है? रिड्यूस्ड मास। तो उसका फार्मूला होता है m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला हो गया। अब पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, वो क्या था? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय यू, यही था। यहाँ से हमें दो बातें पता चलती है कि एक तो जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, यू के। यानी कि जितनी पहला फैक्टर अगर हम दिखाएं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है तो वो हम कहेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर सकती है। कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, है ना, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा उतना ही हमारी के की वैल्यू ज़्यादा। और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के तो इसीलिए हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। दूसरा पॉइंट कि जितना ज़्यादा हमारा मास किसी भी मॉलिक्यूल का, सपोज़ बहुत सारे एटम्स का हमने बहुत ही भारी सा मॉलिक्यूल ले लिया तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही रिड्यूस मास ज़्यादा होगा। और रिड्यूस मास अगर ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अगर रिड्यूस मास ज़्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ये यू क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपको होप ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है कुछ टर्म्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से पहली टर्म है ओवरटोन्स। आईआर की ये एक बहुत ही फेमस टर्म है कि ओवरटोन्स क्या होते हैं, राइट। तो ओवरटोन्स में जैसे ये हमारा कोई भी म्यू1 है, ये हमारा म्यू2 है, ये क्या है? लोअर ठीक है। और ये क्या है? हायर वाइब्रेशनल बैंड्स। अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल या फिर एटम लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से हायर वाइब्रेशनल स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस बैंड को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड, ठीक है।
यानी कि ग्राउंड स्टेट से अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड। पर अगर मैं कहूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो इसको हम कहेंगे हमारा फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। अभी आपको मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी पर पहले समझ लीजिए। अगर ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है यानी कि ν1 से ν3 पे जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवर, ये एफ है बेटा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से, ये हमारा µ1 था, ये µ2 है, µ3 4, अगर ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी नहीं थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड और ये क्या थर्ड, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। क्या आपको ये चीज़ समझ आई कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड क्या है? जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे जा रहा है, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट में, तो उस बैंड को हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड। अगर वो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ना जाके डायरेक्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और अगर ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो उसे हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन। तो हमारे ओवरटोन्स क्या होते हैं उसकी अब हम डेफिनेशन देखेंगे। ओवरटोन्स आर नियरर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। यानी कि ओवरटोन्स क्या है? नियरर इंटीग्रल मल्टीपल। नियरर इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर ये ओवरटोन हमारा 1 है, फंडामेंटल बैंड हमारा 1 है तो ओवरटोन क्या होएगा 2, या फिर उसमें हम कुछ सपोज n है हमारा फंडामेंटल बैंड तो उसमें हम कुछ नियरर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, समथिंग लाइक, तो उसे हम क्या कह देंगे? ओवरटोन। ओवरटोन्स क्या होते हैं? नियरर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। ठीक है। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। उससे पहले हम स्टडी करते हैं आपका सबसे फेमस टॉपिक जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा जिसका नाम है कपलिंग बैंड्स। कपलिंग बैंड्स डिस्कस कर रहे थे हम कि कपलिंग बैंड्स क्या होते हैं। सपोज़ मैंने ले लिया कि ए और बी हमारे क्या हैं? 2 फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के एक नया बैंड बना दूं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक एडिशनल बैंड या फिर कपलिंग बैंड, या फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके भी एक नया बैंड बन सकता है जिसे हम कहेंगे कपलिंग बैंड। ठीक है। और इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे ही बैंड्स एग्जिस्ट करें, ऐसे कि हमने 2 बैंड्स ऐड करके एक नया बैंड बना दिया, ज़रूरी नहीं हर बार वो बैंड एग्जिस्ट करें। सिर्फ वही बैंड्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि फॉलो करेंगे किसको? क्वांटम मैकेनिक्स को। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कपलिंग बैंड्स क्या होते हैं। कुछ नहीं, अगर 2 फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स हैं हमारे पास, सपोज़ ए और बी, अगर मैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ नए बैंड्स बना दूँ उन्हें हम क्या कहेंगे? कपलिंग बैंड्स या फिर एडिशनल बैंड्स। और ज़रूरी नहीं कि वो सारे एग्जिस्ट करें, उनमें से सिर्फ वही बैंड्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आईआर में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। अगर आप इसे आज ढंग से समझ लेंगे बहुत ईजी है। देखिए,
जनरली क्या होता है, जो मैंने अभी कपलिंग बैंड समझा है, जो ओवरटोन समझा है, उनकी जो एनर्जी होती है वो वेरी वेरी लेस होती है किसके, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स के कंपैरिजन। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। पर अगर कभी कभी क्या हो, हमें ऐसा दिख जाए कि जो एडिशनल बैंड्स यानी कि ये जो कपलिंग बैंड्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो बिकम नियरर टू फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड, यानी कि इन दोनों की एनर्जी अगर ऑलमोस्ट सिमिलर सी हो जाए, तो फिर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से यहाँ, यानी कि एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड से एडिशनल बैंड्स की तरफ। सिंपल है। अगर इन दोनों की एनर्जी सिमिलर सी हो जाए या फिर हमें ऑलमोस्ट नियरर एनर्जी मिले, देन देयर वुड बी एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स टू एडिशनल बैंड्स, जिसकी वजह से एडिशनल बैंड्स की क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। और इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, फर्मी रेजोनेंस। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।